नमस्कार छात्रों। पिछली दशका में हमने फणीश्वरनाथ रेणु इनकी ठेस इस आंचलिक कहानी के अंतर्गत देखा था कि लेखक की सबसे छोटी बहन मानू दीदी जो है वो पहली बार ससुराल जाने वाली थी और ससुराल वालों ने लिखकर भेजा था कि मिठाई वगैरह डिब्बे नहीं भेजे तो भी चलेगा, लेकिन सिरचन के द्वारा तैयार की हुई शीतल पाटी और चीक जो है वह नए फैशनेबल तरीके की लाना ही है। अगर नहीं लाया तो तुरंत वापस भेज दिया जाएगा। और इस कारण लेखक की माँ जो है उन्होंने सिरचन को बुलाया था और असली मोहर छाप वाली धोती देने का वादा करके बढ़िया से बढ़िया शीतल पाटी और चिक तैयार करने को कहा था। और उस कारण सिरचन जो है लेखक के घर पर आकर वह चीज़ें बुनने का काम कर रहा था। लेकिन लेखक के घर की जो मझली भाभी और चाची वगैरह जो थी वह हमेशा इस सिरचन से जली भुनी रहा करती थी, तरह तरह की बातें उससे करती थी। और ऐसे ही एक दिन खाने को ठीक तरह से मझली भाभी ने और चाची ने सिरचन को नहीं दिया था और इस कारण सिरचन जो था वह थोड़ा सा गुस्सा हो गया था। और तब मझली भाभी जो है वह भाभी की दुलारी यानी सबसे प्यारी बहू थी और इसलिए उसके साथ थोड़े से बोलचाल होने के बाद माँ ने सिरचन को समझाते हुए कहा था कि तुम जो है वह अपना अपना काम करो, बहुओं से बदकुट्टी करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, व्यर्थ की बातें करने से उनके मुँह लगने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। जिस 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 चीज़ की तुम्हें ज़रूरत होगी वह चीज़ तुम मुझसे कहो, मैं तुम्हें ला कर दूँगी। सिरचन का मुँह लाल हो गया था, मतलब सिरचन को बहुत गुस्सा आ गया था। उसने कोई जवाब भी नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चीक में वह फंदे डालने लगा, मतलब अपना अपना काम वह करने लगा। मानो पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देती हुई इधर उधर से देखकर वह सिरचन को बोली, सिरचन दादा, काम काज का घर, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बातें करेंगे। तुम किसी की बात पर कान मत दो, मतलब किसी की बात पर तुम ध्यान मत दो, क्योंकि बहू बेटियों का यह घर है, तरह तरह के सदस्य घर में हैं, हर किसी का स्वभाव एक जैसा नहीं होता, इसलिए उनकी बातों पर तुम ध्यान मत दो। ऐसा मानू दीदी जो है वह सिरचन को पान का बीड़ा देते हुए समझाती है। सिरचन मुस्कुराकर वो पान का बीड़ा जो है वो मुँह में रख लेता है और पान खाने लगता है। तभी चाची जो है वो अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचन को पान खाते देखकर वह अवाक हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। तो सिरचन ने चाची को अपनी और अचरज से यानी आश्चर्य से घूरते देखा तो उसने चाची से कहा, छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गमकौवा जर्दा खिलाना, बहुत दिन हुए हैं। अब ये गमकौवा जर्दा मतलब जो सुगंधित तंबाकू होती है उसका ये प्रकार है। तो वह चाची के पास वह सुगंधित तंबाकू मांगता है। तो चाची जो कई कारणों से सिरचन से जली भुनी रहती थी, उससे गुस्सा रहती थी, उसे अपना गुस्सा उतारने का एक बहुत बढ़िया मौका खुद सिरचन ने ही दिलाया था। तो झनकती हुई गुस्सा करते हुए वो बोली, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे, घर में भी पान और गमकौवा जर्दा खाते हो, चटोर कही के। लेखक का कलेजा ये चाची की ये बातें सुनकर धड़क उठा और लेखक मन ही मन कहते हैं, अब हो गया सत्यानाश, अब काम नहीं होगा, क्योंकि सिरचन की आदत लेखक को बहुत अच्छी तरह से पता थी। खाने में थोड़ा कम बहुत कम ज़्यादा हुआ तो वह सहन कर सकता था, लेकिन बात में वह ज़्यादा कहा सुनी सुनना कभी भी पसंद नहीं करता था। इसलिए लेखक को अंदाज़ा हो गया कि अब हमारा काम जो है वह कभी होगा नहीं। बस सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा, फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पीक थुकाया। जो पान मानू दीदी ने उसे दिया था, सुगंधित पान था, वो पान उसके मुंह में ही था। जैसे जैसे उसने अपने आप को रोका, गुस्सा आया, घर के पिछवाड़े गया और जो मुंह में पान था वो पीछे थुक कर आया। अपनी छुरी, हंसिया वगैरह समेट संभाल कर उसने सब झोले में रख दिया। टंगी हुई जो अधूरी चीक थी जिसका काम वह कर रहा था, उस अधूरी चीक पर उसने एक निगाह डाली, एक नज़र डाली और हनहनाता हुआ यानी गुस्सा करता हुआ वह आंगन से बाहर निकल गया। मानो कुछ नहीं बोली, चुपचाप उस अधूरी चीक को देखती रही। उसके जो 7 तारों के निशान सिरचन ने बनाए थे वह जैसे मंद पड़ गए थे, फीके पड़ गए थे।
मानो दीदी जिसके लिए वह चिक बनाई जा रही थी अभी अधूरी ही थी, लेकिन सिरचन को गुस्सा आया था। अधूरा काम छोड़कर वह अपना सारा साहित्य लेकर निकल पड़ा था और उस अधूरी बुनी हुई चिक को मानो दीदी देख रही थी। जो सातों तारे पहले चमक रहे थे सातों रंग के, वो अब जैसे फीके नजर आ रहे थे। माँ अपनी बेटी को समझाती हुई बोली, जाने दो बेटी, जी छोटा मत कर मानो, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। अब चिट्ठी तो आई थी कि मिठाइयाँ वगैरह नहीं लाई तो भी चलेगा, लेकिन चिक और शीतल पाटी जरूर चाहिए, नहीं तो बैरंग यानी तुरंत वापस भेज देंगे। तो माँ ने अपनी बेटी को जैसे तैसे समझाया कि अरे बेटी तू अपना मन छोटा मत कर, जी छोटा मत कर, मेले में ये शीतल पाटी और चिक आते हैं, वहाँ से मैं तुम्हें खरीद कर दे दूँगी, तुम्हारे साथ उसे भेज दूँगी। लेखक सिरचन को मनाने उसके घर जाते हैं। देखते हैं तो एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर सिरचन कुछ सोच रहा होता है। मुझे देखते ही यानी लेखक को देखते ही वो कहता है, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ लेकिन अब नहीं, क्योंकि सिरचन को पता है कि लेखक किस लिए आए हैं। इसलिए वह लेखक को देखते ही कहता है कि अरे बबुआ जी अब बिल्कुल भी नहीं। अपने कान पकड़कर माफ़ी मांगते हुए वो कहता है कि अब मुझे वो काम करने के लिए मत बुलाओ, मैं कान पकड़कर तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन वह शीतल पाटी और चिक बुनने के लिए मैं नहीं आऊँगा। अरे मोहर छाप वाली वह धोती लेकर क्या करूँगा, कौन पहनेगा? ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ। बबुआ जी मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता? यह शीतल पाटी उसी की बनी हुई है। अब सिरचन जो है वो अपने घर वालों की जानकारी देता है। उसकी बीवी जो है वो मर गई है, उसकी बेटी बेटियाँ भी मर गई है, उसके साथ लेकर गई है, मतलब वह भी मर गए हैं। तो वह कहता है कि अरे इस असली मोहर छाप वाली धोती को लेकर भी मैं क्या करूँगा, इसे पहनेगा भी कौन? मेरी बीवी थी वह भी मर गई है, मेरे बेटे बेटियाँ थी वह भी उनके साथ ही गए हैं, मतलब वह भी मर गए हैं। तो अब इनकी इतनी बढ़िया चीज़ें लेकर मैं करूँगा भी क्या? इसलिए अगर मेरी पत्नी होती, मेरी बीवी अगर होती तो ऐसी दुर्दशा मेरी कदापि नहीं होती। ये जिस शीतल पाटी पर मैं आज अभी लेटा हूँ वो उसी की द्वारा बुनी हुई है। इस शीतल पाटी को छूकर इसे हाथ में लेकर मैं कहता हूँ, कसम खाता हूँ कि अब यह काम कदापि नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, मुझे मान सम्मान मिलता था। अब क्या? मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। अब सिरचन उसे कहता है कि पूरे गांव भर में एक घर ऐसा था कि जहां मुझे हमेशा मान सम्मान आदर मिला करता था, लेकिन आज उस घर में भी मुझे मान सम्मान आदर नहीं मिला। तो अब मैं क्या करूं? लेखक सिरचन की बातें सुनकर चुपचाप वापस लौट आते हैं। लेखक समझ जाते हैं कि इस कलाकार के दिल में ठेस लगी है, दिल को चोट लगी है, अब वह किसी के मनाने पर नहीं आ सकता। लेखक ने कोशिश भी नहीं की और चुपचाप लेखक अपने घर वापस आ जाते हैं। बड़ी भाभी अधूरी चिक में रंगीन छींट को झालर लगाने लगी। यह भी बेजा नहीं दिखलाई पड़ता, क्यों मानूं? अब बड़ी भाभी जो है सिरचन द्वारा जो चिक अधूरी रखकर चला गया था, उस चिक को जैसे तैसे ठीक करने की कोशिश करती है और एक रंगीन छींट की झालर लगाने की कोशिश करती है और मानो दीदी को दिखाते हुए कहती है कि अगर ऐसा भी हम करें तो यह सुंदर लग सकता है। मानो कुछ भी नहीं बोलती बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मजली भाभी की नज़र न लग जाए इसमें भी। अब लेखक को भी अपनी मजली भाभी और चाची पर गुस्सा आया था, क्योंकि उनकी बातों को सुनकर ही सिरचन जो था वह काम छोड़कर चला गया था। इसलिए लेखक ने भी अपना गुस्सा उतारा और कहा कि अगर ये भी सुंदर है, लेकिन इस सुंदर सी चीज़ को हमारी मजली भाभी और चाची की नज़र न लगे, नहीं तो ये भी फिर से खराब हो जाएगी। मानू को ससुराल पहुंचाने में मैं ही जा रहा था, यानी लेखक कहते हैं कि अपनी बहन को ससुराल छोड़ने के लिए अब मैं ही उसके साथ जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानू बड़े जतन से अधूरी चिक को मोड़ कर लिए जा रही थी अपने साथ। देखिए सिरचन ने वो चिक पूरी नहीं की थी, अभी भी अधूरी ही चिक थी, लेकिन मानू जो है फिर भी बड़े संभाल कर उस अधूरी चिक को अपने साथ ससुराल ले जा रही थी। मन ही मन सिरचन पर लेखक को गुस्सा आ रहा था। चाचे के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ लेखक का कामचोर चटोर। किसके लिए? सिरचन के लिए।
क्योंकि अपनी बहन को वो चीज़ें भेजनी थी उसके साथ ससुराल, लेकिन सिरचंद ने वह काम गुस्से की वजह से नहीं किए थे और इस कारण अब लेखक को भी अपने मन ही मन सिरचंद पर गुस्सा आ रहा था। चाचा चाची की तरह वह भी उसे अपने मन ही मन कामचोर और चटोर इस प्रकार की गालियाँ देना चाहता था। अब स्टेशन पर वे रुके थे, गाड़ी आ पहुंची थी स्टेशन पर। सामान चढ़ाकर लेखक दरवाज़ा बंद कर ही रहे थे कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचंद पर उनकी नज़र पड़ी। सिरचंद उन्हें आवाज़ लगा रहा था, बबुआ जी बबुआ जी कहकर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा, क्या है? लेखक ने खिड़की से गर्दन निकालकर एक तुच्छ स्वर में सिरचंद से बात की। सिरचंद ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर लेखक के सामने रखा। दौड़ता आया हूँ, दरवाज़ा खोलिए, मानू दीदी कहाँ है, एक बार उसे देखना है। सिरचंद के पीठ पर कुछ बोझ था, कुछ चीज़ें वह लाया था। दौड़ते हुए वह आया था, इसलिए थोड़ा सा थक भी गया था। इसलिए वह कहता है कि दरवाज़ा खोलिए, मैं दौड़ता हुआ आया हूँ, थक गया हूँ। मानू दीदी कहाँ है? जाने से पहले मैं उन्हें एक बार देखना चाहता हूँ, उन्हें मिलना चाहता हूँ। लेखक ने दरवाज़ा खोल दिया। सिरचंद दादा, मानू इतना ही बोल सकी। मानू जो अभी अंदर बैठी थी, सिरचंद को देखकर वो उसे कहती है कि आश्चर्यचकित होकर एक तरह से कि अरे सिरचंद दादा तुम यहाँ? तो खिड़की के पास खड़े होकर सिरचंद ने हकलाते हुए कहा, थक गया था बेचारा, आवाज़ हाँफ रही थी। हकलाते हुए वो कहता है, यह मेरी ओर से है, सब चीज़ें हैं दीदी, शीतल पाटी, चिक और एक जोड़ी आसनी कुश की, यानी बैठने के लिए जो बनाया जाता है। और गाड़ी निकल पड़ी। सिरचंद ने अपनी ओर से मानू दीदी के लिए वो शीतल पाटी, चिक और बैठने के लिए जो बनवाए जाते हैं कुश वह दिए थे और वह चीज़ें देकर गाड़ी चल पड़ी थी। मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी, क्योंकि माँ ने उसे कबूल करवाया था कि अच्छी अच्छी चीज़ें बनवा दो, मैं तुम्हें असली मोहर छाप वाली धोती दिलाऊंगी। लेकिन बीच में वो काम छोड़ कर गया था, इसलिए धोती नहीं मिली थी। लेकिन अब जाने के समय में यहाँ पर सिरचंद ने मानू दीदी को वो सारी चीज़ें उसके हाथ में दे दी थी। तब मानू दीदी जो है वो असली मोहर छाप वाली धोती को जितने पैसे लगते हैं उतने पैसे देने के लिए वो पैसे निकालती है। लेकिन सिरचंद ने जीभ को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़ दिए। माफ़ी मांगते हुए मानू दीदी से वो पैसे लेने के लिए मना कर देता है। मानू फूट फूट कर रो रही थी। ज़ोर ज़ोर से मानू दीदी जो है वो रोने लगी थी। लेखक बंडल को खोलकर देखने लगा। जो बंडल सिरचंद लाया था, चीक, शीतल पाटी, आसनी, कुश लेकर, वो बंडल खोलकर लेखक देखते हैं तो ऐसी कारीगरी थी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम लेखक पहली बार देख रहे थे। यानी इतनी सुंदर, इतने बढ़िया फैशनेबल नए धरती पर आधारित वह शीतल पाटी, वह चिक उसने बनवाए थे कि देखने वाले बस देखते ही रह जाए। तो यहाँ पर सिरचंद जो है वह एक कलाकार था और उस कलाकार को जो चोट लगी थी, जो ठेस पहुंची थी, उसकी वजह से वह काम छोड़कर आया था। लेकिन लेखक की माँ मानू दीदी, इनके प्रति जो प्रेम, जो आदर, जो भावना सिरचंद के मन में थी, उसके कारण वह फिर से वह सारी चीज़ें जो है वह अपने खर्च से बनवाकर उसके हाथ में सौंप देता है। तो प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक फणीश्वरनाथ रेणु जो है वो हमें ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार के जो कलाकार है उनकी जो कलाकारी है और साथ ही साथ उनका जो मान सम्मान है वो मान सम्मान उन्हें फिर से प्रदान करना चाहते हैं, ताकि उनकी कलाकारी का हम मान सम्मान आदर रख सकें। धन्यवाद।